सभी साथियों का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में ये उत्तल दर्पण की परिभाषा रिकॉर्ड होने से रह गई थी। मैं सोच रहा था शायद कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑफ था, तो उसे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और पिछली वीडियो में कुछ कैमरा गड़बड़ कर रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले जो रह गई थी परिभाषा उसे कवर कर लेते हैं। अवतल दर्पण हमने करा दिया था, अब ये है उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई दर्पण है, इसकी ये वाली सतह दबी हुई है, इस पर पॉलिश कर दी तो ये हमारा जो दर्पण है ये बन गया उत्तल दर्पण। और इधर वाला जो तल है ये कहलाता है हमारा परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण का टॉपिक पूरा हो गया। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनको हम बारी बारी से अध्ययन। तो बच्चों, ये है हमारी पहली परिभाषा ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। इसकी परिभाषा दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था, जैसे आपका ये कोई दर्पण है, मान लीजिए इसकी इस साइड में पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण के केंद्र का जो बिंदु है, जैसा कि हमारी परिभाषा कह रही है आप दर्पण के परावर्तक तल, तो इसका ये वाला भाग परावर्तक तल कहलाएगा। इसका जो केंद्र बिंदु होगा, यानी कि इसका जो बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, इसे हम कहेंगे ध्रुव, और इसे P से लिखते हैं। तो ये हमारे ध्रुव की परिभाषा हो गई। यहाँ लिख सकते हैं इसे P से शो करते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगली परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लें। बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा वक्रता केंद्र। इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। गोलीय दर्पण, यानी कि ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये हमारा कांच का पूरा गोला है, ये पूरा कांच का गोला है, इसका ये भाग है होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोले का केंद्र बराबर दर्पण का वक्रता केंद्र। तो इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं या C से शो करते हैं, एक ही बात है। तो ये वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। उसके बाद हमारा आता है वक्रता त्रिज्या। बच्चों, अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीछे वाली परिभाषा अगर आपने याद की है तो सेम उसी के जैसा है। जहां वक्रता केंद्र था वहां वक्रता त्रिज्या लिख जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से शो करते हैं। चित्र में देख लो, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है तो इसकी त्रिज्या, यानी कि इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस केंद्र को ध्रुव से मिला देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ये जो गोले की त्रिज्या है यही दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इसे हम कैपिटल R से लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ये चित्र भी बना लेंगे और डेफिनेशन भी लिखेंगे साथ में। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसकी परिभाषा को ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए
तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। और केवल यहाँ तक होगी तो आपकी ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। परिभाषा में हमने यही लिखा है, दर्पण के ध्रुव यानी कि P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई। उसके बाद अगली परिभाषा की ओर चलते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। बच्चों अगली परिभाषा है फोकस या मुख्य फोकस। इसकी परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। अब देखिए चित्र में, देखिए ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक प्रकाश किरण चलेगी। यही लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात। अब ये यहाँ पर आ गई इस परावर्तक तल पर, अब ये वापस आ जाएगी यानी कि परावर्तित होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट देगी। ये मुख्य अक्ष को इसने इस बिंदु पर काटा तो यही दर्पण का फोकस हो जाएगा और इसे F से लिखते हैं। तो परिभाषा को फिर से देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी ये वाली, जिस बिंदु पर काटती है यानी कि F बिंदु पर काट रही है, तो इसे दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख देंगे, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा फोकस दूरी। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। मतलब बच्चों अगली परिभाषा है हमारी फोकस दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। तो यह गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से शो करते हैं, स्मॉल f से। चित्र में समझते हैं, कह रहा है दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, तथा फोकस के बीच की दूरी ये हो गई, यहां से यहां तक की दूरी जो है ये फोकस दूरी कहलाती है। एक बार और समझ लेते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये तो थी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस टॉपिक से संबंधित कम से कम 1 से 2 प्रश्न 100% यूपी बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो आने वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे मिस ना करें। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।